तो आज हम बात करने वाले हैं 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में। एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 में। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि उस क्राइसिस में दरअसल हुआ क्या था, कि कौन सी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व थी, क्या कौन सी कंट्रीज उसमें बैंकरप्ट हो गई थी। तो हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं निमित कपूर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो उम्मीद करता हूं आपने मेरी पुरानी वीडियो जरूर देखी होंगी। तो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार उसने चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। दरअसल क्राइसिस जो है 2008-9 में आया, लेकिन जो कहानी थी वो शुरुआत 1996 से ही हो चुकी थी। तो 1996 में जो था कि आईटी बहुत ज्यादा बूम पे था यूएस में। तो Amazon, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा बूम पे थी। उनके शेयर्स बहुत ही ज्यादा हाइप हो रखे थे। तो 1996, 1997 तक, और तो 1999 आते आते, 98 आते और 2000 आते आते उनके शेयर जो थे वो इतने ज्यादा हाई हो गए थे कि वो .com जो था वो बर्स्ट कर गया। उसमें बहुत ही सारी आईटी कंपनीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा बैंकरप्ट हो गई, बहुत ही सारी कंपनीज बंद हो गई। यहाँ तक कि Amazon वो भी उसी टाइम बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन उसको क्या था कि उस टाइम उसे फंडिंग मिल गई तो वो बैंकरप्ट होने से बच गया। तो 2002 तक मार्केट गिरती ही रही। तो लोग जो थे वो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालना नहीं चाह रहे थे, वो स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालते ही जा रहे थे। और बैंक में भी लोग पैसा रखना नहीं चाहते थे, जो कि बैंक भी उनको अब इंटरेस्ट देना, इतना ज्यादा इंटरेस्ट दे नहीं रहा था उनकी मनी पे। तो फिर वहां के जो इन्वेस्टर्स थे वो ढूंढ रहे थे, कोई नई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे जहां से उनको अच्छा इंटरेस्ट मिल सके। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी रियल एस्टेट में। तो रियल एस्टेट उस टाइम जो था वो एक बूम पकड़ रहा था, एक ग्रोथ पकड़ रहा था। तो उस टाइम गवर्नमेंट यूएस की थी वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रमोट कर रही थी, कि इंकरेज कर रही थी कि वो घर लें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तो और बैंक जो था उस टाइम 1% इंटरेस्ट के ऊपर लोन देने को तैयार था हाउसिंग पे। तो लोगों ने हाउस लेने शुरू कर दिए, और लोग उस टाइम अगर 1% अगर इंटरेस्ट था तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा लोन पे घर लेना शुरू कर दिया। तो और बैंक भी बहुत ही ज्यादा उनको प्रमोट करते गए और उनको लोन देते गए, भर भर के उन्होंने उस टाइम लोन दिए। तो वहां के इन्वेस्टर्स को एक मौका दिखा रियल एस्टेट में, तो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए। अब समझिए कि बैंक जो था वो बहुत सारे भर भर के लोन दे रहा था। अब लोन जो है बैंक के लिए एक एसेट है, जो कि अब उससे वो इंटरेस्ट कमा लेता है। और वहीं जो हम डिपॉजिट बैंक्स में करते हैं वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होता है। तो बैंक को तो दिख रहा था कि वो लोन दे ही जा रहा है, उसका बिजनेस बढ़ते जा रहा है उसके पास। और अभी तो क्या है कि वो स्ट्रांग लोगों को लोन दे रहा है, जिनके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं वहां के। लेकिन बैंक ने अब इतने सारे लोन देना शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बैंक्स की जो लेंडिंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई। बैंक कैश अब बैंक के पास कम होने लग गया। तो अब बैंक ने सोचा कि अगर वो लोगों को बना कर देगा कि अब लोन देने से, कि उसके बाद अब लोन देने की कैपेसिटी नहीं है, तो उसकी इमेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और उसका आगे चल के फ्यूचर में बिजनेस लॉस भी हो सकता है। तो उसने इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को अपॉइंट किया। स्पेशल पर्पस व्हीकल के उसने अपॉइंट किया एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास हो गया। अब इन्वेस्टमेंट बैंक दरअसल क्या होते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए मर्जर एंड एक्विजिशंस करते हैं। वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में रहते हैं और कॉर्पोरेट्स को आईपीओ में मदद करता है, उनको फंड रेजिंग में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का दरअसल ये काम होता है। वो कमर्शियल बैंक से थोड़ा सा अलग काम करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स ने उन्हें कहा कि अब हम कैपेसिटी में नहीं है कि हम किसी को लोन दे सकें। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पास मॉर्टगेजेस हैं, जो तुमने लोन अभी दिया है, उनके जो सिक्योरिटी मॉर्टगेजेस हैं तुम्हारे पास, उसको एक पूल में, उसको एक ग्रुप, उनको पूल करके मेरे को दे दो। तो पूल करके इन्वेस्टमेंट बैंक ने उसे एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे उसने कहा कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशन, सीडीओस। उसने उसका नाम सीडीओस रख दिया। अब सीडीओस को क्या करता था कि उसने आगे इन्वेस्टर्स को सेल करना शुरू कर दिया, और उन सीडीओस पे उसने ट्रिपल ए रेटिंग दिला दी। और ट्रिपल ए रेटिंग समझिए कि बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट सीडीओस को कहा गया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ से, कि मतलब यहाँ इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ तक 70% वहां उन सीडीओस पे ट्रिपल ए रेटिंग दिला दी। तो मतलब डिफॉल्ट चांसेस बहुत ही कम बढ़ गए और इन्वेस्टर्स को लगा कि ये डिफॉल्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने जो था वो सीडीओस इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू कर दिया, और इन्वेस्टर्स भी ढूंढ ही रहे थे कुछ नया अपने लिए। तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी मॉर्टगेज पूल में, यहाँ पे सीडीओस में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, और ट्रिपल ए उसकी रेटिंग पहले ही उन्होंने करा रखी थी। तो इन्वेस्टर्स जो थे यहाँ पे वो पैसे दे रहे थे इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, इन्वेस्टमेंट बैंक अपना कट लेके वो बैंक्स को आगे पैसे दे रहा था, जिसकी वजह से बैंक्स जो थे अब अपने लोन ज्यादा देने लगे लोगों को, और वो उस बैंक्स का, कमर्शियल बैंक का काम स्टार्ट हो गया। कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो थे वो अपनी कमीशन ले रहे थे, तो सबको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट बैंक ने फोर्स करना शुरू कर दिया कमर्शियल बैंक्स को कि वो और ज्यादा लोन दे। लेकिन
अब जो था कि वहां पे जो थे वो प्राइम लोगों को वो लोन पहले ही दे चुके थे, कमर्शियल बैंक जो अच्छे फाइनेंशियली साउंड लोग होते हैं वो उनको लोन पहले ही दे चुके थे। लेकिन अब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को जो था वो लोन मिल ही नहीं रहे थे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। तो उन्होंने क्या किया, सब प्राइम लोन्स देने स्टार्ट कर दिए जिनकी डिफॉल्ट होने चांसेस बहुत ही ज्यादा थे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स को यहाँ पे फायदा हो रहा था, तो वो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा वो सीडीओस बनाए और सीडीओस इन्वेस्टर को सेल करके वो अपना प्रॉफिट बनाए, और इन्वेस्टर्स भी चाह रहे थे कि बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट हो। तो अब यहां समझिए कि बैंक्स यहाँ पे लोन देने को बहुत ज्यादा तैयार हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि जो उनका जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स को लग रहा था कि वो इन्वेस्टर्स के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। वो इन्वेस्टर्स को था कि वो जो रेटिंग है वो सीडीओस की वो तो ट्रिपल है, तो वो डिफॉल्ट करेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक और ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री हुई, एआईजी। अब एआईजी एक इंश्योरेंस कंपनी है, अमृत थी। एआईजी ने आके कहा कि जितने भी सीडीओस हैं मैं उन सबकी इंश्योरेंस दे देती हूँ, जितने भी इन्वेस्टर्स ने सीडीओस लिए मैं उन सबको इंश्योर कर देती हूँ। अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया तो मैं उनको इंश्योरेंस दे दूंगी, उनको खाली पेयर को प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर वो डिफॉल्ट नहीं हुए तो उनका जो प्रीमियम है वो उनके लिए लॉस बन जाएगा। और जो इन्वेस्टर्स के पास सीडीओस नहीं थे उनको भी कहा कि आप हमसे इंश्योरेंस करा लीजिए, अगर आप उसके होल्डर हो तब भी नहीं। तो उन्होंने क्या करा, उसका नाम दिया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, CDS उसका नाम रखा उस डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे सबको प्रॉफिट होने लगे। और मैंने एक चीज पहले भी बताया था कि जो बैंक थे वो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन दे रहे थे। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से जो रियल एस्टेट की डिमांड थी वो बढ़ गई, लोगों ने लोन और ज्यादा लेने लग गए, तो डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। तो बैंक ने यहाँ पे एक चीज देखी, डिमांड ज्यादा हुई तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो था वो ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया, और जिनको लोन दिए थे यहां तक कि उनसे। अब क्या था कि उन्हें इन कंडीशंस का पता नहीं था कि बैंक जो है इंटरेस्ट जो है वो फ्लोटिंग रेट पे ले रहा है, कि वो मार्केट रेट पे डिपेंड कर सकते हैं, कि बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं। तो 1% जो इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने स्टार्टिंग में उसके लिए लिया था, वो इंटरेस्ट रेट जो था वो बैंक ने 5% कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो घर की जो मार्केट वैल्यू थी उससे ज्यादा उनको लोन देना शुरू पड़ गया। कि मतलब जो लोन दे नहीं पा रहे थे उन्होंने तो लोन दिया ही नहीं, और जो दे सकते थे जो प्राइम लोन्स थे वो उन्होंने भी देना बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट वैल्यू से क्यों कोई ज्यादा देगा लोन। तो एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो गई, यहाँ पे बैंक्स को बहुत ही ज्यादा लॉस होना शुरू कर दिया। तो अब जो बैंक्स थे, अब बैंक्स को जो था कि बहुत ज्यादा लॉस होने लग गया, तो उसने क्या किया कि उसने घर की नीलामी स्टार्ट कर दी जिनकी लोन्स उसको नहीं आए। तो अब क्या था कि अब डिमांड ना होने के कारण जो था उसको बायर्स मिल ही नहीं रहे थे, या जो बायर्स मिल रहे थे उस प्राइस पे नहीं मिल रहे थे जितने उसने लोन्स दिए हैं। तो अब उसको बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ। यहाँ तक कि सब के सब यहाँ पे चेन में जितने भी लोग थे वो सब टेंशन में आ गए, इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्टर्स, यहाँ तक कि एआईजी भी टेंशन में आ गया, कि उसे समझ में आया कि जो असल में जो जिसके ऊपर लोन ट्रांसफर होने वाला है, जिसके ऊपर लायबिलिटी असल में आने वाली है वो एआईजी है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने इंश्योरेंस उनके ऊपर देना है, वो सारे डिफॉल्ट होने शुरू हो गए। तो एआईजी को तो बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि अब जो लॉस एस्टिमेट हुआ तो वहां पे $99 बिलियन का एआईजी को वहां पे लॉस हुआ। लेकिन क्या था कि वहां की जो यूएस गवर्नमेंट थी उसने जो था कि एआईजी को तो बेल आउट कर दिया $85 बिलियन देके। लेकिन जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक लेमन ब्रदर्स था, लेमन ब्रदर्स तो वहां पे बैंकरप्ट हो गया, उसने तो हाथ खड़े कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो बैंकरप्ट हो गया और यूएस गवर्नमेंट भी उसे बचा नहीं पाई। तो यहाँ पे चूंकि इन्वेस्टमेंट बैंक ने पहले ही बहुत सारे सीडीओस लेके रखे थे, लेकिन अब सीडीओस की वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो गई थी। तो आप समझिए कि मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो गई। और ये ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे कि जिनका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल फाइनेंस इनके ऊपर डिपेंड करता है, अभी भी करता है। तो जो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट थी वहां पे एक ब्लड बाथ हुआ, वहां के जो टॉप 5 यूएस के 5 इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। जेपी मॉर्गन ने जो था कि वियर एंड स्टर्न्स को एक्वायर कर लिया, और मेरिल लिंच को जो था बैंक ऑफ अमेरिका ने एक्वायर कर लिया। तो यहाँ पे इनकी सेटलमेंट तो हो गई, लेकिन लेमन ब्रदर्स को कोई नहीं बचा पाया, तो बैंकरप्ट हो गया। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो था एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हो गया पूरी यूएस इकोनॉमी में, फिर धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में। चूंकि एक यूएस जो है एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, तो उसका इफेक्ट अगर वहां पे स्लो डाउन हो गए तो ऑब्वियसली बात है पूरे वर्ल्ड में एक स्लो डाउन आएगा। तो क्या हुआ कि जो वहां के जो कमर्शियल बैंक्स थे, अब उन्होंने क्या किया कि अब वो इतनी अवेलेबिलिटी, उनकी अब इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो जो असली प्राइम बायर्स हैं, जो प्राइम लोन्स लेना चाहते हैं, वो उनको भी लोन दे पाए। यहाँ तक कि वो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते थे तो वो भी नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से यूएस की प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। वहां की आउटपुट, वहां की एम्प्लॉयमेंट वहां पे लोगों की चली गई, वहां पे
काम बंद हो गया, वहाँ की जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, अब बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ। तो अब इससे पूरे एक वर्ल्ड में एक रिसेशन जैसा आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये केस स्टडी पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी केस स्टडीज बेस्ड वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और आखिर तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।